नमस्कार किसान साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज जो हम लोग खेतों में प्रयोग करने वाली जिंक के बारे में सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिंक कितने प्रकार की होती है और हम किस जिंक का प्रयोग कब करेंगे खेत में, और ये हमारी जो जिंक होती है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है और पौधों में ये कैसे विकास करती है और इसके कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। किसान साथियों, जो जिंक है ये एक रासायनिक तत्व है। यह संक्रमण धातु समूह का तत्व है। प्राचीन काल से ही जिंक का उपयोग होता हुआ चला आ रहा है। आज के युग में जिंक पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, जबकि मानव शरीर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। मनुष्य में गर्भावस्था के लिए सबसे अच्छा रहता है ये। वैसे ही पौधों में भी ये गर्भावस्था के लिए ठीक रहता है, जब उनमें बालियाँ बनने का समय हो या उनमें दानों का विकास का समय हो। हम बात करते हैं कि ये मनुष्यों में कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि जो मांस मछली या बीन्स, कुछ सब्जियों से भी ज़्यादातर प्राप्त होता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से पौधों के विषय में, इसकी क्या अवधारणा रहती है लोगों में, खेती के लिए ये कैसे उपयोगी रहता है। किसान साथियों, खनिजों से प्राप्त होने वाली जिंक को हम लोग खेतों में उपयोग करते हैं। जब पौधे सूर्य की रोशनी में प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो उसमें जिंक का योगदान काफ़ी अच्छा रहता है। पौधों की रोशनी को या फिर सूर्य के प्रकाश को पौधों को पूर्ण रूप से ऑब्जर्व करने के लिए जिंक सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जब पौधों में हमारे कमी हो जाती है जिंक की, तो इनका विकास नहीं अच्छा हो पाता है और पत्तियां पीली हो जाती हैं या फिर पत्तियां कहीं कहीं पर जल जाती हैं, पौधों में बढ़वार रुक जाती है, जो उत्पादन घटाती रहती है। किसान साथियों, इसकी जब कमी के लक्षण हम लोग देखेंगे तो कमी के लक्षण हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिखेंगे पौधों की नई पत्तियों पर। नई पत्तियों पर हल्का पीलापन लिए हुए धारियाँ बन जाएंगी, जिनको हम लोग क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जिंक कितने प्रकार की होती है। जिंक साथियों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें जिंक सल्फेट 21% और दूसरा नंबर रहता है जिंक सल्फेट 33%। इसी जिंक के साथ में जिंक सल्फेट 33% प्लस सल्फर 15% रहता है। किसान साथियों, एक तीसरे प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जिंक रहती है, जो रहती है जिंक चिलेटेड वाली। इसमें जिंक जो है चिलेटेड वाली, ये खाद के साथ में मिला करके हम लोग छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर इसके 120 ग्राम मात्रा को हम सिंगल रूप में मिला करके पानी में छिड़काव करेंगे 1 एकड़ क्षेत्र में। जो हमारी 21% जिंक रहती है, इसको हम लोग लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं, और जो जिंक हमारी 33% होती है, इसको हम लोग 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, जब भी हम लोग कभी नर्सरी में जिंक का प्रयोग करते हैं, तो जब तक हमारी फसल 15 दिन की ना हो जाए तब तक हम लोग जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। जिंक की कमी के जो ज़मीन में जिंक की कमी का मुख्य लक्षण है, ये हम लोगों को मृदा परीक्षण से ही प्राप्त होते हैं। और साथियों, आप लोग ध्यान दें कि यदि हम लोग खड़ी फसल में जिंक का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगभग जब हमारी फसल 30 से 45 दिन की हो तभी हम लोग जिंक का प्रयोग करें। इससे पहले हम लोग जिंक का प्रयोग ना करें। धान की फसल में मुख्य रूप से देखा जाए तो जिंक जो है ये खैरा रोग के रोकने के लिए काम में लाई जाती है। किसान साथियों, जिंक से कल्लों का फुटाव तेज़ी से होता है और इसमें पौधों में हरापन काफ़ी दिनों तक बना रहता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का निर्माण करती है, जिससे प्रकाश का संश्लेषण काफ़ी अच्छा होता है पौधों में। किसान साथियों, हम लोगों ने समझा कि जिंक कितने प्रकार की है और हम लोग कब किस जिंक का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, जो इसमें 21% और 33% वाली जिंक है, इसको हम लोग खाद के साथ में मिला करके ज़मीन से प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ में साथियों, आप लोग एक महत्वपूर्ण सूचना ज़रूर अपने दिमाग में सदैव के लिए याद रखें। जो भी फास्फेटिक उर्वरक होते हैं, इनके साथ में हम लोगों को जिंक को नहीं मिलाना होता है, क्योंकि इनको जब हम लोग जिंक के साथ में मिलाते हैं तो ये जिंक फास्फेट हो जाता है।
और आप लोग भी जानते हैं जो सल्फास की गोली आती है, इसमें जिंक फास्फाइड ही होता है जो फास्फीन गैस का निर्माण करता है। यदि हम लोग डीएपी के साथ में, जैसे डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट है, तो डीएपी के साथ में यदि हम लोग जिंक का मिश्रण करते हैं तो उसमें हम लोगों को फास्फाइड प्राप्त होता है जो फास्फीन गैस का निर्माण करता है, जो हमारे पौधों के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है बल्कि गैस बन करके वातावरण में उड़ जाता है। और यह गैस विषैली भी होती है, इस गैस का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको फास्फेटिक उर्वरक में नहीं मिलाते हैं। इसको जब भी हो हम लोग यूरिया के साथ में मिला करके उपयोग करते हैं, या फिर हम लोग जब भी प्रयोग करते हैं तो इसको ज़मीन में प्रयोग कर लेते हैं। और जो हमारी चिलेटेड जिंक होती है इसको हम लोग सदैव छिड़काव में ही प्रयोग करते हैं। कुछ किसान साथी इसको यूरिया के साथ में मिला करके छिड़काव करते हैं, तो उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जब यूरिया के साथ में मिला रहे हैं तो ओस के समय में इसका प्रयोग यूरिया के साथ में ना करें, क्योंकि यूरिया पत्तियों पर चिपक जाती है तो पत्तियों को काफ़ी नुकसान कर देती है। छिड़काव के समय में आप लोग कर सकते हैं। छिड़काव में आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोग तेज़ मौसम में छिड़काव ना करें या फिर तेज़ हवाओं के साथ में छिड़काव ना करें। यदि हम लोग तेज़ धूप में छिड़काव करते हैं तो पत्तियों का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ होता है इस समय। जो हमारे पौधों में जब हम लोग ऊपर से छिड़काव करते हैं तो पानी पत्तियों के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बल्कि सतह गर्म होने के कारण ऊपर ही जल जाता है। आप लोग सावधानियों का ध्यान रखें। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर इसमें आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से। ये नंबर रहेगा 9598838866। धन्यवाद।